आज का जो टॉपिक है वो क्रांतिकारी भूगोल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वास्तव में क्रांतिकारी भूगोल, कल्याणपरक भूगोल, नारीवादी भूगोल ये सब सामाजिक आंदोलन से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात समाज में जो समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक समस्या हों, चाहे वो आर्थिक समस्या हों, इन्हीं समस्याओं से क्रांतिकारी, कल्याणपरक, नारीवादी जैसे आयाम भूगोल में आए। 1970 के अंतिम चरण में एक आंदोलन भूगोल में आया जिसे सामाजिक सार्थकता आंदोलन, सोशल रिलीवेंस मूवमेंट का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूगोल में उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि धरातल पर असमानता, निर्धनता, सामाजिक आर्थिक विषमता, गंदी बस्ती, अतिक्रमित बस्ती को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। इस आंदोलन के लिए कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद विशेष रूप से उत्तरदायी है। इस आंदोलन के लिए डेविड हार्वे की पुस्तक सोशल जस्टिस एंड द सिटी 1973 ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असंतुष्ट समुदाय की असंतुष्टि का कारण क्या है, किस प्रकार पूंजीवाद निर्धनता को जन्म देता है, किस प्रकार समाज में सर्वहारा वर्ग प्रोलिटरिएट की संख्या बढ़ती जा रही है, इन तमाम बिंदुओं पर भूगोल वेत्ताओं का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया गया और इसी से भूगोल में एक नए दर्शन या चिंतन फलक का श्री गणेश हुआ जिसे संरचनावाद के नाम से जानते हैं। संरचनावाद क्या है? तो संरचनावाद जो है धरातल का प्रतिरूप कुछ प्रक्रियाओं का फल है। यानी धरातल पर जो पैटर्न दिखाई पड़ते हैं वो कुछ प्रक्रियाओं का प्रतिफल है, प्रोसेस का रिजल्ट है। जब तक इन प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक धरातल के पैटर्न को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि समाज में सबसे पहले उत्पादन होता है, उसके बाद वितरण होता है और वितरण के बाद उपभोग होता है और अंततः उपभोग से ही प्रतिरूप का निर्माण होता है। यहाँ पर एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि उत्पादन से क्या होगा, सामाजिक संरचना बनेगा, वितरण से वितरण होगा समाज में और उपभोग से पैटर्न का निर्माण होगा। यही सामाजिक संरचना का आधार है। तो ये जो सामाजिक सार्थकता आंदोलन है इसने समाज की प्रासंगिकता की मांग उठाई, समाज कैसे प्रासंगिक हो, और इस भौगोलिक चिंतन को लाने में अमेरिकी सरकार की साम्राज्यवादी विदेश नीति, विशेषकर वियतनाम युद्ध में देश की भागीदारी और आर्थिक नीतियों से सामाजिक गरीबी और विपन्नता तथा समाज में व्याप्त असमानता के प्रति सरकारी उद्यमशीलता के विरुद्ध उत्पन्न सामाजिक चेतना का परिणाम था। यह वातावरण प्रदूषण, नगरीय जीवन की बढ़ती कठिनाइयों के प्रति भूगोल के विद्यार्थियों की जागरूकता, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आर्थिक विकास दर में आई उछाल के बाद मंद पड़ने और उसके परिणाम स्वरूप नागरिकों के जीवन स्तर में आई गिरावट के असंतोष का परिणाम था। यह वैचारिक उग्रवाद दो धाराओं में प्रकट हुई जिनकी सैद्धांतिक संकल्पना अलग अलग थी। पहला जो विचार है वो उदारवादी है, लिबरल है, जो कल्याणपरक भूगोल को लाने में प्रयास किया। वहीं दूसरा जो विचारधारा है वो रेडिकल ज्योग्राफी है, उग्रवादी भूगोल है, जो भूगोल में क्रांतिकारी तरीके से समाज में परिवर्तन लाने पर बल दिया। उदारवादी यानी कि कल्याणपरक भूगोल के जो समर्थक हैं, सामाजिक व्यवस्था की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए व्यवस्था में थोड़े थोड़े परिवर्तन लाकर लक्षित सामाजिक और आर्थिक सुधार के पक्षधर थे। जबकि उग्रवादी विचारधाराओं की मान्यता थी कि सारी समस्याओं का जड़ सामाजिक व्यवस्था की संपन्नों यानी पूंजीपतियों के पक्ष में संचालित व्यवस्था में निहित है। अतः समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि इस व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंका जाए।
और उसके स्थान पर एक नई न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जाए। इसे ही सामाजिक प्रासंगिक आंदोलन या आमूल परिवर्तनवादी क्रांति का नाम दिया गया। तो अब हम लोग के पास क्वेश्चन है कि भूगोल में रेडिकल जो ज्योग्राफी है क्यों एक मेजर चिंतन फलक माना जाता है, इसके कारण, उपागम और इसकी आलोचना को प्रस्तुत किए। ये यूपीएससी आईएएस के 2021 में आया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्यक्षवादी दर्शन है या मात्रात्मक क्रांति है, ये एक नए पैराडाइम शिफ्टिंग का रिजल्ट था। इसने भूगोल में मात्रात्मक क्रांति लाया और इसी मात्रात्मक क्रांति को ही हम लोग प्रत्यक्षवादी भूगोल कहते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो भौगोलिक चिंतन फलक स्थापित हुआ प्रत्यक्षवादी, इसने मानवीय मूल्यों को, जैसे कि उसके अवसाद, उसके सैडनेस, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, स्लम्स, इन सबों के मानवीय मूल्यों का कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया। यही कारण है कि एक भूगोल में सामाजिक सार्थकता आंदोलन की शुरुआत की गई और ये दो फॉर्म में आया। अभी हम लोग बात किए थे कल्याणपरक उपागम और उग्रवादी भूगोल के रूप में। रिचर्ड पीट 1977 में सोशल रिलेवेंस मूवमेंट को भूगोल में लाने के निम्नलिखित कारणों को उजागर किए। यानी कि रिचर्ड पीट ने 1977 में भूगोल में सामाजिक सार्थकता आंदोलन लाने के लिए निम्नलिखित कारणों की चर्चा की, जैसे कि अमेरिकन आर्मीज इंगेज इन द वियतनाम वार। अमेरिका के जो सेना थी वो वियतनाम युद्ध में लगी हुई थी एंड उसमें उसको बहुत ज़्यादा हानि हुआ था, वायलेंट लॉस हुआ, बड़े हानि हुए इसमें। देयरफॉर अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन इन अमेरिकन सोसाइटी, और इस तरह से अमेरिकी समाज में इससे असंतुष्टि था। अपार्थाइड यानी रंगभेद की समस्या थी और प्रॉब्लम ऑफ सिविल राइट्स, तो नागरिकों के अधिकार की समस्या थी, विशेषकर निग्रो लोगों की। स्लम प्रॉब्लम चल रहा था और उग्रवादी राष्ट्रवाद और जाति प्रथा भारत के संदर्भ में चल रहे थे। तो ये सारी समस्याएं ही उग्रवादी भूगोल के जन्म के आधार थे। इसी तरह से सप्रेशन और सेग्रेशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, समाज में महिलाओं को दबाया जाता था, उन्हें सेग्रेशन, अलगाव, वो समाज के मुख्य धारा से अलगाव समझती थी, उन्हें सोसाइटी में निकृष्ट कोटि का दर्जा था। रीजनल इनइक्वलिटी भी चल रहा था, प्रादेशिक असमानता, इनजस्टिस सोसाइटी थी, यानी कि समाज में न्याय की व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीमेसी ऑफ वाइट लोग का था, यानी कि श्वेत लोगों का सुप्रीमेसी था और वेस्टर्न पीपल्स का, यानी यहाँ पर अपार्थाइड चल रहा है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन था, राजनीतिक केंद्रीकरण था। इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन, आर्थिक केंद्रीकरण था। डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी था। ये सभी हेल्थ एसेस सभी को था नहीं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन चल रहा है, किडनैपिंग है। ये सारे जो हैं ये क्रांतिकारी भूगोल को लाने के लिए उत्तरदायी। तो इसी तरह से अब हम लोग अप्रोचेस देखें कि इसका अप्रोच कैसा रहा। तो अमेरिकी भूगोल वेत्ता विलियम बुंगी द्वारा मानव भूगोल में मार्क्सवादी सिद्धांत को लाया गया, लेकिन वास्तव में इसका जो प्रोपोगेटर हैं, रियल प्रोपोगेटर, वो ब्रिटिश ज्योग्राफर डेविड हार्वे को माना जाता है, जो कि प्रारंभ में ये प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे, लेकिन बाद में इन्होंने माना कि इससे मानवीय मूल्यों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए ये रेडिकल ज्योग्राफी के सपोर्टर बन गए। इस संदर्भ में उनका
प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, और इसके द्वारा रेडिकल ज्योग्राफी स्थापित किया गया। एक जर्नल है अमेरिका का एंटीपोड, जो कि क्लार्क यूनिवर्सिटी से निकलता था, अमेरिका के क्लार्क यूनिवर्सिटी से पब्लिश होता था 1969 से ही। इसने रेडिकल अप्रोच लाने में महत्वपूर्ण भूमिका दिया। तो इसी तरह से रिचर्ड पीट ने 1977 में अमूलचूल परिवर्तनवादी भूगोल के दायरे और उपागमों को निर्धारित किया। ये निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या इन्होंने, रिचर्ड पीट ने 1977 में रेडिकल ज्योग्राफी के अप्रोच के लिए मानक तय किया, उस पर हम लोग आते हैं। जैसे कि उन्होंने बात किया कि रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पेरिटी, प्रादेशिक जो अंतर है उसको हम लोग को समाप्त करना पड़ेगा। जो कास्टिज्म चल रहा है, जातिवादी है और उग्रवादी राष्ट्रवादी जो ये सिस्टम उभर गया, अति राष्ट्रवाद, इसको समाप्त करना पड़ेगा। भाईचारे की भावना लानी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, समाज में न्याय की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, महिला सशक्तिकरण करना पड़ेगा, समाज में बेटरमेंट लाना पड़ेगा। तभी ये सारे जो समस्याएं हैं इनको समाप्त किया जा सकता है। और इसको क्रांतिकारी तरीके से तत्काल लागू करना होगा। तो ये सारे जो दिस इशू स्पेशली रेडिकल ज्योग्राफी कंसर्न फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री नॉट प्रोपोगेट सेटिस्फैक्टरी इन डेवलपिंग कंट्री, तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो क्रांतिकारी भूगोल के वो विकसित देशों से संबंधित है, न कि विकासशील देशों से। कम्युनिस्ट कंट्री पुट एलिगेशन ऑन द रेडिकल ज्योग्राफी, जो साम्यवादी देश थे जो मार्क्सवाद को लेकर चल रहे थे, उन्होंने क्रांतिकारी भूगोल पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि ये मार्क्सवाद का डिस्टोर्शन है, यानी कि मार्क्सवाद को लागू करने की जो बात किया जा रहा है वास्तव में ये मार्क्सवाद को विकृत ढंग से लागू कर रहा है। क्योंकि मार्क्सवाद जो है वो प्रोलिटरिएट का समर्थन करता है, यानी सर्वहारा वर्ग का समर्थन करता है। बट हियर देयर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ इट, लेकिन यहाँ पर सर्वहारा वर्ग का कोई प्रावधान नहीं किया गया। ओनली फोकस ऑन द बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट, केवल पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो कहता है कि फोकस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरिया पर ये ज़्यादा कंसंट्रेट किया, और ये मानता है कि जब बैकवर्ड एरिया विकसित हो जाते हैं तो ये जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल थ्रू द म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, क्रांतिकारी भूगोल इसी तरह से पारस्परिक सहयोग के माध्यम से बोलता है कि ये सारे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इन दिस रिगार्ड इट कैन रोल एज द पॉजिटिव इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और इस तरह से समाज के विकास में यह अपना सकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो ये बताया गया कि ये सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, और इस तरह से ये टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो गया। थैंक यू।